नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आप देख रहे हैं लगातार हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं किस बारे में? पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में जो मौजूदा संकट है, आपसे बहुत कुछ कहा जा रहा है, आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है। लेकिन जो आपसे कहा और बताया जा रहा है, क्या वो हकीकत है? क्या ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है फ़ौज के लिए? क्या पाकिस्तान में इमरान खान नियाज़ी से पहले कोई बड़ा नेता नहीं हुआ जो इस तरह से अपने फॉलोअर्स को मोबिलाइज़ कर पाता? तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझने के लिए डॉक्टर इश्तियाक अहमद स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे और ज्ञान का भंडार है, इंसाइक्लोपीडिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब। आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं। बहुत बहुत मेहरबानी। आजकल मैं हिंदुस्तान में ही हूँ और मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो आपसे भी उसी सिलसिले में ऑनलाइन गुफ्तगू हो रही है, तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। फरमाएं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? Thank you, sir. Honor is mine to have a guest like you. So I really appreciate your time, and I'm sure you have so many insights to offer. तो आपके insights से हमारे दर्शकों को काफी फायदा होगा जो देखेंगे इस वीडियो को। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मेरा बेसिक सवाल यही है, जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, आप उसे कैसे देखते हैं? आपका असेसमेंट क्या कहता है? इमरान खान नियाज़ी क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेता हैं क्या वो? और क्या फ़ौज के सामने ये पहला मौका है? क्योंकि कहते हैं कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं उसमें एक ऐसा परसेप्शन आ रहा है कि 2018 से पहले जैसे कि पाकिस्तान में कोई हिस्ट्री ही नहीं थी। नहीं, पाकिस्तान में हिस्ट्री तो बेशक हमेशा से थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने जो मूवमेंट चलाई, ख़ास तौर पे जब उनको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट से उनको अनसीट किया गया कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने वो हार नहीं मानी और उनके जो लोग सपोर्टर्स हैं वो खड़े रहे उनके साथ। और पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आया जब, देखिए, आज से पहले अगर पाकिस्तानी स्टेट का किसी के साथ टकराव हुआ है तो वो बंगालियों के साथ हुआ था, बलोचों के साथ अभी भी चल रहा है, सिंधियों के साथ भी हो चुका है, पख्तूनों के साथ। इस दफ़ा जो नई चीज़ है कि ये पंजाब में से इमरान खान और उनके सपोर्टर जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान को लाने वाले भी वही थे और अब हटाने वाले भी वही हैं। और इस दफ़ा क्योंकि इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका हुआ है, तो पंजाब के अंदर भी जो है ना वो इकोनॉमिक पिंच, तकलीफें जो हैं लोगों के लिए वो उतनी है जितनी कहीं और हो सकती हैं। तो इस एतबार से ये एक नया, इट्स अ न्यू फिनोमिनन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि पंजाब से चैलेंज एस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी एक बड़ी अवामी उनकी सपोर्ट थी, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी। वो दोनों चैलेंज जो हैं, पहला चैलेंज जो था ईस्ट पाकिस्तान से, इट रिजल्टेड इन द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान सिविल वॉर के बाद, तो वो बांग्लादेश बन गया। भुट्टो साहब का जो टकराव हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके बाद उनको हैंग कर दिया गया क्योंकि कोर्ट्स कहती थी कि उन्होंने किसी के कत्ल के ऑर्डर दिए थे। सो दैट्स, इस दफ़ा ये क्योंकि पंजाब में हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी भी यहाँ से ही है, यहाँ का सारा लीडरशिप, सिविल ब्यूरोक्रेसी का बेस भी पंजाब से है। तो इस दफ़ा जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो पहले कभी नहीं मिली, ये कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बात जो मैं एक आउटसाइडर के तौर पर पूछ रही हूँ, इमरान खान नियाजी उनको हमने देखा बाल्टी रखकर वो जाते हैं सुनवाई के लिए। अभी जो उनके फॉलोअर्स थे वो सड़कों पर आ गए। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि इमरान खान नियाजी जो है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। लेकिन अगर आप लोकतंत्र में बात करें तो रेड लाइन जनता होती है, आवाम होती है। और
यहाँ पर एक नेता को रेड लाइन बना दिया गया, जो जो फॉलोअर सड़क पर आए, कितनों के बच्चे मर गए, उस पर इमरान खान नियाजी ने कहा कि ये तो हमारे लोग थे नहीं, डिसोन कर दिया उन्हें। तो क्या ये जो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं इमरान खान नियाजी, और मैं दूसरे एक्सपर्ट से भी बात कर रही थी, ताहिर गौहरा साहब से बात हुई और दूसरे एक्सपर्ट से भी बात हुई, वो कहते हैं कि ये कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे इमरान खान, ये तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मिनट फौज इन्हें वापस कुर्सी पर बैठा दे इनकी लड़ाई खत्म हो जानी है। ये तकरीबन दुरुस्त है, मेरा भी असेसमेंट यही है। लेकिन इमरान खान जो समझ रहे हैं कि अब ये दोबारा कुर्सी पे बैठने के लिए एक फ्री इलेक्शन हो, और वो समझते हैं कि वो जीत जाएंगे, सो ही विल गेट वो जो है ना एक लोकतंत्र की सपोर्ट उन्हें, ये उनकी कैलकुलेशन है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो ही विल विन हैंड्स डाउन। ये फर्क है। जब पहली दफा आए थे तो उस पे बहुत इतराज हैं कि वो इलेक्शन रिग्ड था और ये था और वो था, और 3.25 साल तो इमरान खान उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करते रहे, और जब उन्होंने हटा दिया तो अब उसके खिलाफ ये खड़े हो गए हैं। लेकिन इनके साथ वाकई एक मैस फॉलोइंग है, ये इनका कल्ट है। पीटीआई को लोग कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फैन क्लब किसी ने कहा है, मगर एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस इज जस्ट इमरान खान। यू रिमूव हम्म। इमरान खान एंड पीटीआई इज नथिंग। समझ गई आप? जी जी। तो ये एक तो साहब, बैकग्राउंड है। जी। तो साहब ये कल्ट फॉलोइंग वाला मामला है, एक ऐसा कप्तान है जिसने कंट्री को वर्ल्ड कप जिता दिया, जिसके लुक्स को लेकर एक जमाने में बहुत बातें हुआ करती थी, या इसमें और भी डेप्थ है? क्योंकि एक और बात जो सामने निकल कर आती है, फौज के साथ जो इमरान खान नियाजी का टकराव है, वो सुप्रीमेसी का भी टकराव है। ऐसा लगता है कि इमरान खान नियाजी खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति स्टैब्लिश कर लेना चाहते हैं, ए वन मैन रूल की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप इन सारे स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखें, सच्ची बात तो ये है कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने टक्कर ली थी आर्मी के साथ, और इसलिए उनको फिर उन पे केस चले, और इमरान खान को ये एस्टेब्लिशमेंट लेके आई उनको काउंटर करने के लिए। सो नवाज शरीफ को फिर इंग्लैंड चले गए वहाँ पे, लेकिन पहला चैलेंज जो पंजाब से उठा वो नवाज शरीफ के तरफ से था। लेकिन नवाज शरीफ और उनके भाई की वो मैस फॉलोइंग इलेक्टोरल तो थी एक ज़माने में। अब जो लोग हैं, असल में जो बात समझने वाली है कि इमरान खान के पीछे पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो है ना, किसी को कोई रोशनी, कोई उम्मीद, कोई इसमें से निकल जाने की, आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इन हालात में कल्ट के जो लीडर्स होते हैं उनकी एक सेवियर सॉर्ट ऑफ अपील हो जाती है। वेदर दिस इज ट्रू और नॉट इज अ डिफरेंट मैटर। तो जो लोग उनके साथ हैं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यार ये जो हर रोज इनके हक में लोग एजिटेट करते हैं, जब इलेक्शन होगा तो रिजल्ट जरूरी नहीं वही रिफ्लेक्ट करे। तो ये है कि इमरान खान ने जो चैलेंज किया है वो अब आइदर इमरान खान और द आर्मी वाली बात बनती हुई नजर आ रही है। इनका कॉम्प्रोमाइज होना नामुमकिन तो कभी भी नहीं होता, मुश्किल होता जा रहा है। ये कहाँ जाके बात रुकेगी, आई डोंट नो, किसी को कुछ पता नहीं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तानी फौज, क्योंकि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पर अब आपसे बात करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन पाकिस्तानी फौज जो कि आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर की गार्डियन मानी जाती है पाकिस्तान में, जी। उसको कोई नेता आकर हरा सकता है? आपको ऐसा लगता है, ये देखते हुए कि उस एस्टैब्लिशमेंट को ही खाद पानी मिला पाकिस्तान में, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट पर इसे खाद पानी मिला? अभी आपने थोड़ी देर पहले इकोनॉमी के सत्यानाश की बात की, तो एक ऐसा देश जो इंडिया के खिलाफ नफरत पर उसकी बुनियाद पड़ी, एंटी हिंदू सेंटिमेंट की बात वहां पर की जाती है, जिसे कई बार विपप किया जाता है, उसमें आर्मी को ऑल पावरफुल बना दिया गया। मौजूदा हालात में आपको लग रहा है कि जिसको लेकर एक परसेप्शन है कि वो ऑल पावरफुल है, वो टूट सकती है परसेप्शन, वो हार सकती है फौज, और अगर फौज हारती है इमरान खान नियाजी के सामने,
तो क्या फिर वो होगा जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान बिखरेगा, टूटेगा क्योंकि दूसरों को उम्मीद दिखाई देगी? पाकिस्तान टूटेगा, बिखरेगा इज वन पॉसिबिलिटी अगर ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो है ना आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन, ये इमरान खान के दौर में भी ज़्यादा मजबूत हुआ है बल्कि। तो जब तक इमरान खान पावर में थे, इसी आइडियोलॉजिकल अपना प्रोग्राम को लेके वो सियासत करते थे। सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया का शोर उन्होंने मचाया। जब इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो इमरान खान वॉज इन पावर और उन्होंने वही स्टैंड लिया जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट का है। झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट का और इनका जिस बुनियाद पे हुआ है वो ये कि दिस इज नॉट क्लियर कि इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी बात थी जो नहीं थी बन रही कि इनका झगड़ा शुरू हो गया। और उस झगड़े के, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ को और उसके खानदान को कि उन पे बहुत करप्शन के चार्जेस हैं, और क्योंकि पहले उन्होंने टक्कर ली थी तो इमरान खान को लाया गया था कि वो एक पॉपुलर फेस बने अगेंस्ट द शरीफ्स। तो लेकिन बाद में इमरान का झगड़ा उनसे हो गया क्योंकि इमरान खान ने शायद अमेरिका के साथ एक टक्कर लेनी शुरू कर दी और कहा कि ये मुझे हटाया गया है अमेरिका के ऑर्डर पे। तो अब देखें, एस्टेब्लिशमेंट के लिंक्स चाइना से सिर्फ नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी है। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर भी इसमें काम आया है। और मैं कोई इमरान खान को, जो आप कह रही हैं सेवियर ये वो, या आर्मी का सेवियर, ये दोनों आज पाकिस्तान में ये क्वेश्चन हो रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ कल्ट फिगर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सेवियर वाला रोल जो है आर्मी का, उस पे लोग जो हैं वो अग्री नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान की एक नई सिचुएशन है कि आर्मी की क्रेडेंशियल्स एज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल जो है यूनिटी, वो क्वेश्चन हो रहे हैं और लोग इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। मगर इमरान खान while he was in power didn't have a very different program than what the establishment has always upheld. ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है। आपने शब्द यूज किया ट्रेजेडी। ये जो जी थिएटर ऑफ ट्रेजेडी इस वक्त प्ले आउट कर रहा है पाकिस्तान में, और आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा क्योंकि पंजाब इसमें अफेक्टेड फील कर रहा है, तो इसलिए इस पर इतनी ज्यादा डिटेल में बात भी हो रही। मैं थोड़े से वीडियोस देख रही थी जो सोशल मीडिया पर हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान नियाजी पहले ऐसे नेता नहीं है जिनके साथ जनता खड़ी हुई। बलूचिस्तान में ऐसे नेता खड़े हुए, सिंध में ऐसे नेता खड़े हुए, और ऐसे नेता रहे जिन्होंने जिंदगी का पूरा टाइम जेलों में काट दिया। लेकिन क्योंकि वो लाहौर से नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती थी, इसलिए किसी ने उनकी बात नहीं की। तो ये सारी बातें जो पाकिस्तान में नैरेटिव है उसमें हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ एक स्कॉलर के तौर पर भी, जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री को कई बार डॉक्यूमेंट भी किया है। पाकिस्तान 75 इयर्स में इंडिया के कंपैरिजन में एक जर्नी जो साथ साथ शुरू हुई, इतना छिटक कैसे गया, इतना पिछड़ क्यों गया? सिर्फ एंटी इंडिया सेंटिमेंट पर फोकस करने की गलती उसने की और उसी को भुगत रहा है, या इसमें और भी बहुत कुछ है? मेरे ख्याल से जो मैंने अपने हर वीडियो में कहा है वो ये कहा है कि अगर अपने पाकिस्तान ने अपने आप को सुधारना है तो इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखे, दोस्ताना रिलेशंस रखे और ट्रेड रूट जो है ना उसको रिवाइव करे। तो जाहिर है अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मेजर गलती इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन थी पहले दिन के साथ, और उसी की वजह से 4 जंगें भी हुई और इशू बन गया कश्मीर का। तो कश्मीर फिक्सेशन, इंडिया सेंट्रिक अप्रोच जो है वो इट हैज़ रन फुल सर्कल। उसमें जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव तो नहीं ना हो सके, ना कश्मीर आज़ाद हो सका जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत चाहती थी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक्चुअली 60s के अंदर
64-65 तक जो रेट ऑफ ग्रोथ था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो इंडियन इकोनॉमी से डबल था, 5.3 एंड इंडिया वाज 2.7। तो पाकिस्तान वाज गोइंग। मेरी एक मिनट, मैं इसलिए एक वीडियो चेगा प्लीज, बाद इसमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ओके आई एम सॉरी, दिस द फोन कीप्स कमिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ जी, हाँ जी, इट्स फाइन सर। हाँ। सो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 60s में was growing all the time and I'm witness to it as a very young person। अपनी टूथपेस्ट पाकिस्तान में बनती थी, टेक्सटाइल पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, इंडिया में उसकी डिमांड थी। इट ऑल स्टार्टेड विथ द 65 वॉर। पहले मुजाहिदीन भेजे, फिर वो जंग हुई और इट कॉस्ट पाकिस्तान अ लॉट। तो वो जो थी ना, एक इकोनॉमी की ग्रोथ अपनी प्रोडक्शन से होती है, वो जो उसकी स्पीड थी, जो उसका मोमेंटम था, वो डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद अफगान जिहाद सो कॉल्ड हुआ और वहाँ से जो ट्रेन हुए लोग, वो फिर जिहाद करने के लिए इंडियन कश्मीर में चले गए और उन्होंने मुंबई जैसे टारगेट भी किए, दिल्ली में भी किए। नाउ ऑल दैट डिड नॉट रिजल्ट इन द ऑब्जेक्टिव्स जो थे इन चीज़ों के। लेकिन उसमें अगर आप एक्सट्रीमिज्म लाएं और बजाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आप मिलिटराइजेशन के ऊपर जोर दें, तो रिसोर्सेज तो पाकिस्तान के बड़े लिमिटेड थे। तो एजुकेशन पे कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, हेल्थ पे कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, और डिफेंस पे ज़्यादातर खर्चा चलता रहा। न्यूक्लियर वेपन्स आ गए दोनों तरफ। तो उस सारी कंपटीशन में, आर्म्स रेस में, पाकिस्तान हैज़ पेड द हाईएस्ट प्राइस एंड गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। ये मैं कह रहा हूँ। तो आपकी जो आर्गुमेंट है ना कि इंडिया सेंट्रिक होना इज द मेन रीजन व्हाई पाकिस्तान इज नाउ फेसिंग ऑल दीज फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, और जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो कोई अचीव नहीं हुए। सो दैट कांट बी डिस्प्यूटेड। ये मेरी लाइन बहुत पुरानी है, बेस्ड ऑन माय रिसर्च। मेरी किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ओरिजिन्स, एवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस 1947 टू 2011, जिसमें मैंने गैरिजन स्टेट का आइडिया लिया है। गैरिजन स्टेट इज वन विच नॉट ओनली has a military sort of character but also has a forward advanced वो क्या कहते हैं डिफेंस ऑफ द एम्पायर वाला भी रोल होता है, जो होते हैं ना ये गैरिजन्स। तो पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ों को प्रमोट किया गया कि हम इस्लामिक उम्मा के फ्रंट लाइन है स्टेट भी हैं, और सब कॉन्टिनेंट में भी हिंदुस्तान के साथ हमारा जो झगड़ा है, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एन शो डाउन विद इंडिया। लेकिन इट हैज लेड नोवेयर। जिस चीज़ को निगलेक्ट किया गया वो थी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। हमारा फ्लरिशिंग था बिफोर 1947। वेस्ट पंजाब से जो ग्रेनरी थी, वीट और ये, वो सारे इंडिया को फीड करती थी। अब हमें वो सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देयर इज नथिंग व्हिच हैज डन वेल द वे द स्टेट फिक्स्ड इट्स प्रायोरिटीज। ये मैं कह रहा हूँ। जी 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 जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहा कि एजुकेशन पर फोकस नहीं किया, हेल्थ पर फोकस नहीं किया, जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत ने आईआईटीज, आईआईएम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी फोकस किया। भारत ने इसरो जैसा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, या भारत में ओवरऑल भी प्रोफेसर साहब, अगर मैं आपके असेसमेंट की बात करूं, और खास तौर पर पाकिस्तान को अगर रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लें, तो भारत में एक व्यक्ति को मजबूत नहीं किया गया। भारत में ऐतिहासिक तौर पर अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया गया। क्या आप इस पर इत्तेफाक रखेंगे? और पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं पाया, और इस ट्रेडिशन ने भी कंट्रीब्यूट किया मैसिवली, जो आज मौजूदा संकट है उसमें। देखिए, इसी ट्रेडिशन ने तो कंट्रीब्यूट किया है कि पार्टीशन करवाने के लिए जो भी आर्गुमेंट्स काम यूजफुली इस्तेमाल हो सकती थी वो तो की गई। लेकिन ये कैसा पाकिस्तान होगा, इसमें क्या होगा, इसका विजन क्या होगा, ये डेमोक्रेसी होगा, ये इस्लामिक स्टेट होगा,
ये इनका सिंथेसिस होगा, इस पे कोई एक पोजीशन नहीं थी। तो वो कंफ्यूजन पाकिस्तान का एक और मसला बन गया कि ओके दिस वाज अ स्टेट फॉर मुस्लिम्स, लेकिन 1/3 मुस्लिम्स वर लेफ्ट इन इंडिया, व्हाट अबाउट दैट? एक तो वो प्रॉब्लम है। और अगर मुसलमान है तो फिर वहां पे ये झगड़ा शुरू हो गया कि हु इज अ मुस्लिम। ये एक पूरी इंक्वायरी है 1953 की, जिसमें 2 जजों ने ये शो किया है कि नो टू उलेमा यानी स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम कुड एग्री ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम। जो शिया हैं वो सुन्नी, और जो सुन्नी है उनके अंदर जो सब सेक्ट्स हैं उनका झगड़ा रोज होता है। तो पाकिस्तान ने एक आइडियोलॉजिकल इस्लामिक मुस्लिम स्टेट बना के इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त ज़ाया किया है, और जो अच्छा भला हेड स्टार्ट था इकोनॉमी का वो कश्मीर की जंगों में ज़ाया कर दिया है। तो अगर आप स्टेट की प्रायोरिटीज़ इस तरह बन जाएं तो उसका फिर 75 साल में जो रिजल्ट है वो यही है कि इंडिया इसके बाद 5th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, लोग कह रहे हैं इट्स ऑन द वे टू बिकम द 3rd, और पाकिस्तान जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक और चाइना और सऊदी अरेबिया और कहाँ से लोन्स के हवाले से अपनी जो है वो जो है मतलब एग्जिस्टेंस को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो ये ऐसी बातें हैं हिंदुस्तान में बैठ के करते हुए मुझे ज़रा आई फील अ बिट ऑकवर्ड लगता है कि शायद मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में भी यही बात करता रहा हूँ। मैं 9 हफ्ते वहां पे होके आया हूँ। आई हैव सेड इफ यू वांट टू गिव पाकिस्तान अ चांस, गिव अप anti-Indiaism, and on Kashmir, my proposal is make the line of control the international border, जिसमें इंडिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर if they want to live in peace, they have to agree to that as well. So that's my solution आपके साथ, क्योंकि पहली दफा बात हो रही है तो I'm presenting it, but what I'm telling you is what I've told people when I was in Pakistan and when I do my videos from Stockholm. It's very clear, एंटी इंडिया होने का कोई पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। सिर्फ मुल्क तोड़ने के लिए ये आर्गुमेंट मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कामयाब हो गई, और इसलिए हुई कि अंग्रेज जाते जाते एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जिसे वो सेकुलरिज्म, सोवियत इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सके, और वो उन्होंने किया। अफगान जिहाद पाकिस्तान के जरिए करवाया ना, और पाकिस्तान उससे पहले ठीक है मुस्लिम भी थे, सारा कुछ था, लेकिन लिबरल चीजें थी, सिनेमा थे, फिल्में लगती थी, लोग जिंदगी को एंजॉय करने के तरीके जानते थे। लेकिन उसके बाद एक्सट्रीमिज्म को कल्टीवेट किया गया, और वो फिर पब्लिक में आ गई और एजुकेशन में आ गई, तो उससे सत्यानाश हुआ है पाकिस्तान का। ठीक है, मैंने आपको जी पूरी जी। फिगर बता दी है स्टोरी, व्हाई द पाकिस्तान स्टोरी वेंट सो बैडली रॉन्ग। आपने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे जो एक्सट्रीमिज्म है, जो कट्टरपंथी हैं, उनकी कंट्रोल में एजुकेशन आई, उनके कंट्रोल में रोजमर्रा की जिंदगी आई, जिससे पाकिस्तान का बंटाधार हो गया। पाकिस्तान ये जो मौजूदा संकट में है उस वजह से है। लेकिन अभी क्योंकि आपने LC को फाइनल करने की बात कही, तो इंडिया का स्टैंड प्रोफेसर साहब बहुत क्लियर रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो भारत का है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी बार बार इस बात को दोहराती आई है कि पाकिस्तान को अब हमसे बात करनी है तो हमसे इस बात पर बात करें कि जो हमारा कश्मीर है उसे कब खाली करेंगे। ये आप लोगों का मौकफ है, पाकिस्तान का मौकफ है कि UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक प्लेबिसाइड किया जाए और कश्मीरी डिसाइड करें वेदर दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। उसके लिए आप तैयार नहीं है। तो जब दोनों साइड्स की पोजीशन वो क्या कहते हैं कैटेगोरिकल है एंड देयर इज नो स्कोप, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज कि द कश्मीर व्हिच इंडिया हैज, they can keep it, and Pakistan can keep its Kashmir, and that's the only basis कि ये जो है स्टेटस को जो है वो लीगल एक शेप मिल जाए। वरना आप जंग करके पाकिस्तान के साथ ट्राई कर लें अगर आपने कश्मीर लेना है, और पाकिस्तान ने अगर इंडियन कश्मीर लेना है तो वो भी जंग करके ट्राई कर ले। ऑन बोथ साइड्स आर न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे विल बी यूज्ड।
सो बजाय वक्त जाया करने के ऑन व्हाट द इंडियंस क्लेम एंड व्हाट द पाकिस्तानीज क्लेम, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अकल है और समझ है कि टॉकिंग इन नेशनलिस्ट टर्म्स इज पॉपुलर रेटरिक, बट इट इज ऑल्सो इररिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं कॉन्डक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। पॉलिटिशियंस तो ये करते ही करते हैं। सो इंडिया का मौकफ होगा, फॉर मी दैट is just the Indian position. I've told you the Pakistan position, and I say the resolution is in between. You keep your Kashmir, we keep our Kashmir. If that's not acceptable, तो ये झगड़ा चलता रहेगा, ठीक है। मे बी यही इस मसले के साथ हो सकता है। व्हाट कैन आई डू? ऑब्वियसली आप एक स्कॉलर हैं और आप व्यू पॉइंट के माध्यम से किसी सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, विचारों के माध्यम से वो कोशिश कर सकते हैं, जो कि आप जी। कर भी रहे हैं, ईमानदारी से मौजूदा हालात का आकलन कर। कश्मीर में भारत बार-बार इस बात को दोहराता रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ आतंक और आतंकी असला भेजना बंद कर दीजिए, आतंक का सामान मत भेजिए, आतंकी मत भेजिए। लेकिन पाकिस्तान एंटी इंडिया इतना ज़्यादा उसके अंदर ज़हर दिखाई देता है कि ऐसा टेररिज्म को भी एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, टेरर को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर ये पाकिस्तान इस्तेमाल करने लगा है। ये आपको 47 के बाद से इसमें इस कर्व को आपने ऊपर नीचे जाते हुए देखा है, या आपको लगता है कि ये तो बहुत क्लियर था शुरू में ही कि इंडिया को चैन से नहीं रहने देना है? नहीं, इंडिया को चैन से नहीं रहने देना या कुछ, आई थिंक इज ओवर सिंप्लीफिकेशन, और ये भी एक प्रोपेगेंडा है। कश्मीर का डिस्प्यूट अपनी जगह तो जेन्युइन था ना, कि वहां पे प्लेबिसाइट की कमिटमेंट इंडिया ने जाके की थी। बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों ने नहीं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी नहीं की, और उस पर भी एक इंटरप्रिटेशन है कि इट रिक्वायर्स पाकिस्तान फर्स्ट टू विकेट एंड देन इंडिया, और जी। पाकिस्तान ने आज तक नहीं की, ठीक है ना। सो दोनों पोजीशंस हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स इंडिया विच टुक द इशू टू द यूनाइटेड नेशंस कि अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो प्लेबिसाइट हो सकता है। तो लेट्स से पाकिस्तान वुड से कि ठीक है, हम अपनी फौज अलग ले आते हैं, आप भी करें, तो प्लेबिसाइट के लिए क्या इंडिया तैयार है? आई डोंट थिंक सो। अगर तैयार है तो लेट्स। एक्चुअली इंडिया का स्टैंड ये है, जो राजा महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया था, जी जी, तो वो ठीक है। और वो आपने जो, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आर्टिकल 370 का रिमूव कर देना इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। आई एग्री विथ यू, दैट इज बिटवीन महाराजा हरी सिंह एंड द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे रिमूव कर दिया। दैट पार्ट आई फुली अंडरस्टैंड। राइट और रॉन्ग इज नॉट द क्वेश्चन, बट दैट इज द एक्चुअल लीगल सिचुएशन, ठीक है। लेकिन इसके बाद बाकी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो किस हवाले से इंडिया का हिस्सा बनता है इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। नहीं, तो ठीक है, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसे लेके इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब एक रियासत को भारत को दे दिया गया, तो पाकिस्तान के लेकिन पास कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में कश्मीर है। नहीं, जो आप खुद लेके गए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और वहां पे कमिटमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की कि एज सून एज पीस इज एस्टेब्लिश्ड अ प्लेबिसाइट विल बी हेल्ड। और आपके एक एम्बेसडर की किताब है जिसको मैंने रिव्यू किया, आप पता नहीं एक लेकिन सर, प्रेपरेशन उसे आप, लेकर आपने एकदम क्लियरली कहा कि पाकिस्तानी फौज को पीछे हटना होगा। पाकिस्तान ने वहां से कभी फौज हटाई नहीं। ठीक है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि पोजीशन लीगल और है, एक्चुअल और है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्लेबिसाइट जो है उसकी कमिटमेंट इंडिया की तरफ से भी है कि वी विल होल्ड अ प्लेबिसाइट। तो आई एम सेइंग कि नहीं, इंडिया की पोजीशन एकदम क्लियर है सर, प्रोफेसर साहब, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, इंडिया की पोजीशन एकदम क्लियर है। जम्मू कश्मीर की जो रियासत है उसका विलय महाराजा हरि सिंह ने भारत में किया, और जम्मू कश्मीर पूरा इन इट्स एंटायरिटी आई नो द लीगल जो पाकिस्तान का पोजीशन, अवैध कब्जा है। बस ये, आई एम नॉट हियर टू डिस्प्यूट विथ यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू आई नो द इंडियन पोजीशन वेरी वेल। आई हैव रिटन अ बुक बेस्ड ऑन जी the जी। separatist movements, everything I'm aware of। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपके एक
एम्बेसडर साहब की, श्रीवास्तव, उनकी मैंने बुक भी रिव्यू की आज पाकिस्तान के अंदर के जी जी एक्चुअली इंडिया वाज रेडी फॉर प्लेबिसाइड टिल अबाउट 1953। यू गेट द पॉइंट। उसके जी बाद जी जब आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड दैट सर, एंड आई एम आल्सो नॉट हम्म, डिस्प्यूटिंग विद यू, आई एम जस्ट हैविंग अ जनरल डिस्कशन, जी जी, ताकि सो जो आई एम जी सेइंग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जाएं तो उसकी प्री कंडीशंस में पाकिस्तान मस्ट फर्स्ट विकेट एंड देन मस्ट इंडिया एज वेल। हम्म आई एम जस्ट सेइंग neither Pakistan is going to vacate 1 inch and neither will India. So what does India possess in its hands? The the present कश्मीर जहां पे आपने सेक्शन 370 आर्टिकल रिमूव कर दिए वही आपके पास है ना, बाकी तो आपका क्लेम है। इधर पाकिस्तान का भी क्लेम है कि प्लेबिसाइड अगर हो तो वो तो कहते हैं कि हम ठीक है विकेट कर देते हैं, आप प्लेबिसाइड के लिए तैयार तो हो। इंडिया सेज के आफ्टर द शिमला एग्रीमेंट देयर इज नो यूएन रेजोल्यूशंस हैव बिकम ऑब्सोलीट, ये है रिडंडेंट ना इंडिया की पोजीशन। जी बट पाकिस्तान डजंट एग्री टू दैट। वो कहते हैं कि वहां पे हमने कहा था कि बायलैटरली हम ये रिजॉल्व करेंगे, बाय बायलैटरल रेजोल्यूशन जो होगा रेजोल्यूशन इसका, उसमें कश्मीरी लोगों की ओपिनियन भी होनी चाहिए। दैट्स हाउ दे लुक अपॉन इट। तो मैं कहता हूँ ये लीगल केसेस जो है ना, इनके जरिए अगर कश्मीर डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग हो जाता तो 75 साल में ये कई दफा डायलॉग हो चुका है कि आओ बात करें, बट बात वहां पे जाके रुक जाती है। और मैं कहता हूँ बात जहां पे रुकी हुई है वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, एंड लेट्स एक्सेप्ट दैट दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। सो इंडिया का भी स्टेटस को कायम रहता है और पाकिस्तान का भी कायम रहता है, और इस कश्मीर को आप फिर जरा पोरस कर दें। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैड एग्रीड टू दिस व्हेन मुशर्रफ फेल फ्रॉम पावर एंड दिस कुडंट बी यू नो प्रॉपरली पुट डाउन इन एन एग्रीमेंट। तो ये चीजें हो चुकी हैं। वाजपेयी साहब भी जब आए थे तो कश्मीर पे यही था कि हम मिलजुल के इसका रिजॉल्व करेंगे। ये जो हार्डन पोजीशंस है ना, ये जो टेररिज्म हुई इंडियन कश्मीर में और इंडिया में, उसके बाद इंडिया की पोजीशन और ज्यादा जो है हो गई, और फिर आर्टिकल 370 भी वो रिमूव कर दिया गया। उसके रिमूवल पे मुझे कोई दुख नहीं है, वो मैं समझता हूँ जी इंडियन पीपल शुड डिसाइड, because this is line of control has not been crossed. As long as you do things within your own country, only Indian people can hold the Indian government responsible. ठीक है? That's my जी जी position. तो जी जी रियलिस्टिक मुझे यही लगता है कि इस किस्म की बातें कि हमने वो लेना है, ये कहते हैं हमने वो लेना है, तो फिर जंग करके ले लो भाई। बातों से तो नहीं ना हो सकता। अगर 75 साल में बातों से नहीं हुआ तो फिर जंग करके ही आप दोनों एक दूसरे से इसको सेटल कर लें, और न्यूक्लियर वेपन्स की जंग होगी तो कैन इंडिया अफोर्ड, विच इज बिकमिंग अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, उसकी तबाही नहीं होगी। चलो पाकिस्तान तो तबाह है ही है, मान लिया, तो वो है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले तुम्हें डूबेंगे, भी तो ले वो इंडिया का डूबेंगे भी सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या इंडिया वाले आर दे स्टूपिड? आई डोंट थिंक सो। ये एक ऑफिशियल पोजीशन है, बट जब भी फैसला होगा लाइन ऑफ कंट्रोल ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जितनी डिटेल में हमारे दर्शकों को यहाँ पर समझाया है कि पाकिस्तान की शुरुआत में किस तरह की प्रॉब्लम्स रहे जो उसे आज भी लगातार संकट में धकेल रहे हैं, उसके लिए चुनौती के तौर पर खड़े हैं। लेकिन आपको ये स्पष्ट करते हुए कि ये डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ बातचीत का सिर्फ एक अंश है, इसका दूसरा अंश हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे स्पेशल एपिसोड में अगले वीक। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मैं आप तक ऐसे ही गेस्ट के साथ संवाद लगातार पहुंचाती रहूंगी। इस ब्रॉडकास्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।